अध्याय 1 देख रहे हैं, विकास। विकास यानी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे आज। विकास क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो विकास के बहुत सारे पहलू हैं। हमको यह समझना है कि विकास क्या है, क्योंकि हर इंसान के लिए, हर आदमी के लिए विकास अलग अलग है। सबकी धारणाएं विकास, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ग्रोथ, इन सब के लिए अलग अलग है। और ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा हम जो ये विकास हो रहा है, या कहें विकास के सामूहिक सूचकांकों को जान सकते हैं। सूचकांक यानी हमको वो सूचना देते हैं, ऐसे अंक या ऐसे वैल्यूज, ऐसे पैरामीटर्स जो हमें बताएंगे कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देश और राज्य, यानी जब हम राज्य, हमारे देश में 29 राज्य हैं, अब 28 हो गए, एक जम्मू कश्मीर वाला, तो वो यूनियन टेरिटरी बन गया। ये जो राज्य है, अगर हम इनमें कंपैरिजन करना चाहेंगे, या मान लीजिए हम अपने देश और पाकिस्तान में कंपैरिजन करना चाहेंगे, या देशों के बीच में जैसे हुआ, तो नेशनल इंटरनेशनल अगर हम कंपैरिजन करना चाहेंगे कि विकास किसका ज्यादा है, किसका कम है, तो हमारे पास कुछ सूचकांक है, इसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स। तो आर्थिक विकास, जिसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, हम इस विकास को जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली आर्थिक विकास ही है। यानी पैसे की बात आ रही है। आर्थिक मतलब आर्थिक बनता है शब्द अर्थ से। अर्थ जो होता है, इसका मतलब होता है पैसा, मनी। तो जहां भी बात हो रही है वहां आप पैसे की बात समझेंगे। तो इसकी मापने की कुछ विधि है। आय, एक इंसान है, उसकी कितनी आय है, पूरे देश में हर इंसान की कितनी आय है, ये एक विधि है जिसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें कुछ दोष हैं जिसको हम देखेंगे। इस आय के अलावा अगर एक इंसान के पास आय है, लेकिन मान लीजिए वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है, पर्यावरण में रहता है जो साफ सुथरा नहीं है, या उसकी जीवन शैली, या जो भी आप कहिए उसने बना रखी है या सरकार ने दे रखी है, अगर उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, जीवन की गुणवत्ता नहीं है, तो फिर आपको ये आय का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आय के अनुसार आपके पास पैसा है, लेकिन इसके अलावा जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण कैसा है, ये थोड़े और पहलू हैं जो जुड़ेंगे, ताकि आप पता कर सकें विकास के मायने क्या हैं। एक इंसान की आय कितनी है, यानी प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति की आय कितनी है, कितना उन्होंने पढ़ा है, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 1 साल तक कितने जीवित रहते हैं, उपस्थिति दर, यानी किसी स्कूल में कितने बच्चे आ रहे हैं, उनकी उपस्थिति क्या है, जीवन प्रत्याशा, इसका मतलब एक इंसान या एक बच्चे ने जो जन्म लिया है वो कितने साल तक जिएगा, 70 साल तक, 60 साल तक। इसी तरीके से सकल नामांकन अनुपात, इसके बारे में एक विशेष चर्चा है। और मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सकल नामांकन अनुपात में बताऊंगा। इसमें होता है कि कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर उसके बाद हायर लेवल एजुकेशन में अपना नामांकन दर्ज किया है। तो ये सब चीजें हम देखने वाले। तो शुरुआत करेंगे विकास के बारे में। थोड़ा विकास के बारे में ये समझने की कोशिश करें कि विकास और प्रगति, किसी भी इंसान, किसी भी देश, किसी भी समाज में हमेशा विकास करना, आगे बढ़ना और प्रगति करना, यानी जहां हम हैं उसे और अपने आप को अच्छा बनाना, अपने वातावरण को, अपने समाज को अच्छा बनाना, ये हमारे साथ रहा है। हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, यानी हमारी डिजायर्स और एस्पिरेशंस, ये हमारे पास होती हैं, हमारे पास हमेशा रहती है। और हम, ये आकांक्षाएं ऐसी होती हैं कि हम कैसे जीवन जीना चाहते हैं, क्या हमारे लिए बहुत अनिवार्य वस्तु है ऐसी जिनके बगैर हम नहीं जी सकते, और कैसे हमारी जिंदगी, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की या हमारे देश की जिंदगी अच्छी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको, जो हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं उसमें नहीं मिलेंगे। उसके अलावा भी इतिहास देखें, राजनीतिक विज्ञान देखें, इन सब में भी इन सब के उत्तर मिलेंगे। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि विकास केवल अर्थशास्त्र का शब्द नहीं है, विकास केवल अर्थशास्त्र में नहीं आता है। जबकि अगर आज की बात कर रहे हैं तो हमारा जीवन जो है वो अतीत से प्रभावित है। जो चीज पहले हो चुकी है वो कैसी थी, हम किस सिचुएशन में हैं और आगे किस सिचुएशन में जाने वाले हैं, यानी हमारा जो अतीत है वो हमारे आज को प्रभावित करता है। इसीलिए इतिहास में भी इस विकास के मायनों का आपको उत्तर मिलेगा।
राजनीति विज्ञान के बारे में अगर बात करूं, ये कैसे असर डालता है विकास पे, तो हमारी जो लोकतांत्रिक सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया है, हम क्या करते हैं किसी भी देश में, हम सरकार को चुनते हैं। जब हम सरकार को चुनते हैं तो सरकार हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव होती है। सरकार हमारे लिए कुछ करती है, हमारी आशाओं और संभावनाओं को समझती है और उस हिसाब से वो उस तरीके का की पॉलिसी, नीतियां और एक जीवन शैली बनाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान में भी विकास और प्रगति और प्रोग्रेस के मायने आपको मिलेंगे। एक यहाँ टेबल है, तालिका है, इसको मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले अलग अलग जो श्रेणी के लोग हैं उनके लिए विकास के क्या मायने हैं, उनके विकास के क्या लक्ष्य हैं, वो विकास को कैसे समझते हैं। अगर एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, एक ऐसा मजदूर जिसके पास भूमि नहीं है, ग्रामीण है यानी गांव में रहता है, तो उसकी क्या आकांक्षाएं होंगी, उसके क्या लक्ष्य होंगे जीवन के। पहली चीज होगी कि पहले उसको काम करने के लिए अधिक दिन मिले, यानी पूरे दिन वो काम करे, उसको मजदूरी जो मिलेगी वो बेहतर मिले, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, स्कूल जहां हो वो उसके ग्रामीण इलाके में ही हो, यानी अच्छा स्कूल उसी के पास हो, घर के पास हो, जहां वो बच्चों को भेज सके। और क्योंकि वो ग्रामीण है, भूमिहीन है, मजदूर है, या कहें कि समाज की नजर में वो निचले तबके में या नीचे तबके में आता है, जहां तक पैसे का सवाल है, तो उसके साथ भेदभाव ना हो और गांव में वो भी, उसका भी कुछ एक प्रभुत्व हो, यानी कि वो भी अपनी बात कह सके या नेता बन सके। पंजाब के समृद्ध किसान, पंजाब में जो किसान है और वो समृद्ध है, वो उनके पास पैसा है, उनके पास रिसोर्सेस है, संसाधन है, तो वो चाहते हैं कि जब वो उपज उगाएं तो उनको समर्थन मूल्य मिले, समाज जो सरकार है समर्थन मूल्य अच्छा खासा दे, उन्हें जो मजदूर मिले वो सस्ते मिले। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, मजदूर चाहता है उससे ज्यादा मजदूरी मिले, लेकिन यहाँ पर पंजाब के जो किसान है, समृद्ध किसान, वो चाहते हैं कि जो मजदूर मिले वो कम पैसों में मिले। इसके अलावा वो अपने बच्चों को कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, बड़े देशों में भेजें, वहां उन्हें पढ़ा सके। किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, उसका केवल एक ही लक्ष्य है कि वो खेती करना चाहता है, और जब खेती करे, जब वो अपना अनाज बोए, तो वर्षा प्रॉपर हो। अगर वर्षा नहीं हो रही है तो देश या देश की सरकार या जो उसके राज्य की सरकार है, वो उसके इरिगेशन का या कहें पानी का पूरा इंतजामात करे। भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला क्या चाहती है? अगर एक महिला है जो ग्रामीण है लेकिन वो भूस्वामी है, उसके पास जमीन है, तो चाहती है कि ये जमीन पे काम हो, इससे उसे कुछ फायदा मिले, इससे उसे कुछ पैसा मिले और वो अपने आप में सेटिस्फाई महसूस करे, ताकि उसके पास भी कुछ पैसा आए, क्योंकि ये जमीन उसके पास है। शहरी बेरोजगार युवक, इसका एक ही एम होगा कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार चाहिए, शहर में हूं, मैं कैसे जीऊंगा, मेरे बिल्स कैसे पे होंगे, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे अपने स्किल्स के हिसाब से नौकरी चाहिए। शहर के अमीर परिवार का जो लड़का है, उसके अमूमन ये क्योंकि वो अमीर है, वो चाहता है कि एक गाड़ी हो उसके पास पैसा हो, अच्छा मोबाइल हो, वो जाए आराम से, थोड़ा सा मस्ती मजा करे, अपने दोस्तों के साथ घूमे और विदेश जाए, या जो भी आनंद के कार्य हैं वो कर सकता है। लेकिन शहर के जो अमीर परिवार की एक लड़की, यानी कि ये लड़का है, ये लड़की है, लड़की चाहती है कि मुझे इस लड़के यानी कि अपने भाई की तरह आज़ादी मिले और वो अपने खुद फैसले कर सके, और वो भी अपने भाई की तरह वो सब कर सके जो उसका भाई करता है, उसकी भी उसे फ्रीडम मिले, यानी उसको बाहर जाने की अनुमति और पढ़ाई भी कर सके वो विदेश में चाहे तो। एक नर्मदा घाटी में जो आदिवासी है, क्योंकि नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है उसके ताल्लुक अगर हम देखें तो बहुत सारा एरिया पानी में दब गया, पानी में विलीन हो गया। आदिवासी आदमी फॉरेस्ट में रहता है, ऐसी जगह रहता है जहां पर वो अपने हिसाब से, क्योंकि आदिवासी का मतलब है वो जंगल का आदमी है, लेकिन क्योंकि जंगल पानी में विलीन हो गया, अब उसकी रिक्वायरमेंट यही है, उसकी आवश्यकता यही है कि यह उसे कॉम्पनसेशन मिले, उसको कुछ नौकरी मिल जाए, या फिर ऐसी चीज दोबारा ना हो। अब ये सब जो लोग थे, आपने जिन जिन का नाम मैंने लिया, इनका आपने देखा विकास और प्रगति के बारे में क्या विचार है? एक जैसा विचार नहीं है, ये सब अलग अलग तरीके से विकास या अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। सबकी अलग अलग चीजें हैं, और जो भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसी के लिए है वो अपनी आकांक्षा और इच्छाओं में लाता है। बल्कि ऐसा हो सकता है कि दो व्यक्ति या दो गुट ऐसे हों जिनकी चाहत में परस्पर विरोध हो। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर मजदूर चाहता है उसे अच्छी मेहनत मिले, पैसा मिले, लेकिन जो समृद्ध किसान है वो चाहता है कि उसे ऐसा मजदूर मिले जो कम से कम पैसा ले। तो परस्पर विरोधी आकांक्षाएं भी हो सकती है।
और साथ में जो लड़की है वो भाई की तरह अपनी आज़ादी चाहती है, फैसले खुद करना चाहती है। वो चाहती है कि भाई भी उसकी तरह घर में काम करे और उसकी जो भी वो काम करती है उसमें भाई एक रोल अदा करे। अब एक एग्जाम्पल देखिए कि एक उद्योगपति क्या चाहता है, वो बांध बनाना चाहता है, उसे बिजली चाहिए, क्योंकि जमीन जलमग्न हो जाती है, जमीन जो है पानी के नीचे समा जाती है। तो आदिवासी या ट्राइबल, उनको ये चीज पसंद नहीं आएगी। वो चाहते हैं कि वो एक छोटे से बांध या फिर चक बांध जिसे हम कहते हैं, चक बांध, उससे उनका काम चल जाएगा, क्योंकि वो सिंचाई के लिए उनको केवल छोटे चेक बांध चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए। तालाब पसंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर परस्पर गतिरोध है, विरोध है। तो इससे दो बात साफ हो गई, दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई है कि एक, हर इंसान का विकास का लक्ष्य अलग होता है, सबकी सोच अलग होती है, सबके एनवायरमेंट, उनके पैसा, उनका समाज और किस परिवार से आते हैं उस हिसाब से वो अपना लक्ष्य उनका अलग होता है। दूसरा, एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है। एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आय और अन्य लक्ष्य। लोग क्या चाहते हैं? लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम मिले, मतलब रोजगार मिले, और जब रोजगार मिले तो उन्हें बेहतर मजदूरी मिले, और अगर वो अपनी उपज या उत्पाद पैदा करते हैं, जो भी वो मेहनत कश जो लोग हैं वो अपने अलग अलग उत्पाद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कुछ उपज पैदा कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छी कीमत मिले, उन्हें उसका अच्छा पैसा मिले ताकि उनकी जिंदगी सुधरे। अब किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अलावा हर इंसान की ये चाहत होती है कि उसके पास अच्छा पैसा हो, क्योंकि पैसा ही एक ट्रेड का साधन है, उसी से आप चीजें खरीद पाएंगे। अगर आप किसी होटल में गए और आपने कहा बस मुझे भूख लग रही है, रोटी दे दो, तो कोई आपको देगा नहीं, बहुत मुश्किल है। आपके पास पैसा होगा, आप अच्छी से अच्छी चीज खा सकते हैं, अच्छी से अच्छी चीज पहन सकते हैं, अच्छी से अच्छी जगह जा सकते हैं। लेकिन बात यह आती है कि केवल आय, केवल पैसा, केवल सैलरी ये पूरी नहीं होगी। लोग बराबरी का व्यवहार चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि सब उनके साथ सही व्यवहार करें, जिसे कहते हैं नियतिपूर्ण व्यवहार करें, या अच्छी तरीके से व्यवहार करें, मोहब्बत से उनसे पेश आए, स्वतंत्रता हो, उन्हें सिक्योरिटी हो, यानी वो गुलामों की तरह काम ना करें, उनको सुरक्षा हो। सुरक्षा खासतौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि जो हमारा समाज है, जिस तरीके से हमारा परिवेश है, महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। यहाँ पर महिलाएं वही काम करना चाहती हैं या वहीं खुश होंगी जहां उन्हें सुरक्षा का एक एहसास हो। इसके अलावा सब चाहते हैं कि आदर मिले। अगर कहीं पर उनको बहुत अच्छा काम मिल गया, बहुत अच्छा पैसा मिल गया, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन वहां उनको इज्जत नहीं है, उनको ना स्वतंत्रता मिल रही है, ना सुरक्षा मिल रही है, कोई भी आदमी ऐसा काम करना नहीं चाहेगा। मान लीजिए आपको एक सरकार नौकरी पे रखती है, सरकार आपको एक एक अच्छी जिंदगी देना चाहती है, यानी कि आपको एक गवर्नमेंट नौकरी मिली, आप कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर एक बहुत अच्छे मल्टीनेशनल में आप जाते हैं, बहुत बड़ी कंपनी में जाते हैं, अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन आपको वहां पर ये सेटिस्फैक्शन नहीं है, पैसे के अलावा बाकी चीजें आपको नहीं मिल रही है, तो आप कभी भी वहां काम करने में खुश नहीं होंगे। यानी कि आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, विकास और प्रगति का जो मायने है, वो यहाँ पर कम आप आंकेंगे। भेदभाव एक ऐसी चीज है जिससे हम अप्रसन्न होते हैं। हमसे अगर कोई कोई बोले कि साहब ये काम कर देंगे, या हमसे बोले ओए ये काम कर रहा है क्या, दो अलग अलग चीजें हैं। कहना एक ही बात चाहते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। लोग हमेशा अप्रसन्न हो जाते हैं ऐसी चीजों से। तो अधिक आय तो सबकी जिज्ञासा है, सबकी अरमान है, लेकिन इसके अलावा इनको उपभोग करना या बाकी चीजों का होना उतना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि इन लोगों की जिंदगी इस चीज से जुड़ी हुई है। एक और उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा कि जो हमने अभी भी डिस्कस किया कि आपको एक बड़े दूर दराज इलाके में आपको एक नौकरी मिलती है, आप क्या चीज सोचेंगे? आप ये सोचेंगे कि क्या मेरे परिवार को सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, क्या मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल उपलब्ध हो जाएंगे, क्या वातावरण कैसा होगा, क्या मुझे सीखने का मौका मिलेगा इस जगह पे जहां पर आपको आय मिलेगी और दूर जगह जाना हो आपको। लेकिन यदि आपको एक ऐसी नौकरी मिलती है जहां पर कम वेतन मिलता है, लेकिन ये नियमित रोजगार है, ये एक रेगुलर आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, और यहाँ पर सुरक्षा की भावना आपकी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं
कि मैं जितना काम करूंगा उस हिसाब से मुझे पैसे मिलेंगे, और मेरी जो बाकी रिक्वायरमेंट है मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की, वो भी पूरी होगी। तो एक सिक्योरिटी का भाव, एक सुरक्षा की भावना हमारे पास आ जाती है। तो ऐसी नौकरी जिसमें कार्य की सुरक्षा नहीं है लेकिन आपको पैसा अच्छा मिलता है, आप ध्यान रहे कि अगर आपको और आपके परिवार को पर्याप्त चीजें नहीं मिल रही हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि उस नौकरी जिसमें अच्छा पैसा मिल रहा है पर आपके बाकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो वहां पर आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता यानी सिक्योरिटी और फ्रीडम, इसकी भावना वहीं कम हो जाएगी। आप प्रेफर करेंगे कि ऐसी नौकरी मैं करूं जहां पर मेरे और मेरे लोगों के लिए एक अच्छा वातावरण हो, वहां सब सुविधाएं उपलब्ध हो, चाहे मुझे 2 रुपए कम मिले। मैंने जैसे महिलाओं का नाम लिया था, महिलाओं की बहुत जरूरी, क्योंकि ये बात मैं हिंदुस्तान के परिवेश में या फिर थोड़े विकासशील देशों के बारे में कह सकता हूँ। अगर आप कनाडा चले जाएं, यूएस चले जाएं, तो आपको दिखाई देगा कि महिलाएं हर चीज में पुरुषों से आगे हैं। उनको इज्जत मिली हुई है, और ये इस तरीके के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जो हमारे यहाँ देखे जाते हैं। तो महिलाएं अगर हिंदुस्तान परिवेश की बात करें तो यहाँ पर वो उस जगह जाना चाहती है, वहां नौकरी करना चाहती है जहां पर उनकी सुरक्षा हो। वहां पर इनके लिए सुरक्षा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, बाकी सब चीजें बाद में आती। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं अलग अलग है, परस्पर विरोधी है। ये बार बार एक ही चीज आ रही है केवल आपके दिमाग में बैठाने के लिए कि हर इंसान के लिए विकास एक नहीं होता है। और राष्ट्रीय विकास क्या होता है? राष्ट्रीय विकास का एक ही मतलब होता है कि जितने प्रश्न दिमाग में आ रहे हैं, जितने लोगों के विकास के प्रति एक आधार है या फिर एक अवधारणा है, जो भी आदमी जो भी सोचता है, उन सबको मिला लिया जाए और उन सब पे ध्यान देके, उन प्रश्नों का उत्तर लेके अगर आगे बढ़ा जाए। अगर राष्ट्रीय विकास करना है तो सरकार के लिए राष्ट्रीय विकास यही होगा जब हर एक आदमी जो हाशिए पे भी हो उसके रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। अब आप ये पूछना चाहेंगे कि अगर ये विकास का अलग अलग अर्थ होता है तो फिर आप कुछ देशों को विकसित और अविकसित क्यों कहते हैं? अगर आप कहते हैं विकास का सबके मायने अलग है, तो जो विकसित देश है वहां पर लोगों के मायने अलग हो सकते हैं। जो अविकसित है, हो सकता है वो अविकसित ही रहना चाहते हैं या विकसित की तरह उनकी सोच हो। तो जब हम अलग अलग चीजों की तुलना करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनमें समानताएं क्या है और इनमें अंतर क्या है। जैसे मैं और आप, दो लोग अगर खड़े हो जाएं तो हमारे बीच में कुछ असमानताएं होंगी, कुछ समानताएं होंगी, तभी हम एक दूसरे की तुलना कर सकेंगे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि आपके कक्षा में, आप अपने स्कूल के अपने क्लास के बारे में देखिए, वहां पर आपके कुछ विद्यार्थी होंगे। इसमें कई ऐसे हो सकते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हों लेकिन उनका आचार विचार थोड़ा सा, या फिर वो अपने में रहना चाहते हैं। कई ऐसे होंगे जो पढ़ाई में ठीक नहीं होंगे लेकिन वो बोलचाल में बहुत अच्छे हैं। कई ऐसे हैं जो गेम्स में अच्छे, कई ऐसे हैं जो म्यूजिक में अच्छे, कई ऐसे हैं जो अलग चीजों डिबेट में अच्छे। तो सब में अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सब में अपनी अपनी एक क्या कहेंगे कि एक क्वालिटी है, स्पेशल क्वालिटी। तो अगर हम किसी दो को कंपेयर करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? अगर हमको डिबेट के लिए जाना हो तभी हम करेंगे कि जो डिबेट अच्छा करता हो, जो वाद विवाद अच्छा करता हो उसको ले जाएंगे। जब हम गेम्स के लिए जाना चाहेंगे तो जो अच्छा खेलता हो उसे ले जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से कंपेरिजन होता है। तो ये बात विकास पे भी लागू होती है कि आप कंपेरिजन कैसे करें। तो जब दो देशों के बारे में बात करेंगे, मान लीजिए ये कंट्री 1 है, ये कंट्री 2 है, इन दो देशों को आपको कंपेयर करना, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय देख लेंगे या फिर यहाँ की आय देख लेंगे, यहाँ की आय देख लेंगे, और जिसकी आय ज्यादा है हम कहेंगे कि ये विकसित देश है, जिसकी आय कम है वो अविकसित देश है। अब देश की आय है क्या? यहाँ पर जितने भी, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 लोग हैं, इनकी आय कितनी है? यहाँ पर 3 लोग हैं, तो इनकी आय कितनी है? बस यही तो आय होती। लेकिन ये मापना बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 लोग हैं, यहाँ पर 3 लोग हैं, यहाँ पर जनसंख्या अलग है, यहाँ जनसंख्या अलग है। और ये मैंने 2-3 का एग्जाम्पल लिया। जब हम देशों की बात करते हैं तो लाखों करोड़ों में ये जनसंख्या आती है। तो इसीलिए हम औसत व्यक्ति आय क्या है ये तुलना कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे कि मान लीजिए यहाँ 2 लोग हैं और ये लोग इस पूरे देश की जो मान लीजिए 600 मान लेते हैं, तो 600 रुपए इनकी पूरे देश की एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 300 प्रति व्यक्ति आया जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए आपकी 1200 है और 3 लोग हैं, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 400 प्रति व्यक्ति आय। मतलब एक आदमी यहाँ पर 400 उसकी प्रति व्यक्ति आय है। इस देश में एक व्यक्ति की आय 300 है। तो 400 अच्छा है या 300 अच्छा है? 400 प्रति व्यक्ति आय अच्छा है।
इसीलिए हम क्या करते हैं कि पूरे देश की आय निकालते हैं, जितनी जनसंख्या है जैसे मैंने आपको बताया उससे डिवाइड कर देते हैं। तो औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। एवरेज इनकम को हम पर एक आदमी की, हर एक आदमी की क्या आय है उसको हम दोनों को एक ही बात कहते हैं, औसत आय, प्रति व्यक्ति आय। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है 2012 की, उन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया किस मापदंड पे, ये प्रति व्यक्ति आय पे, औसत आय पे। तो उन्होंने कहा कि जो देश 2010 में जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12 12,276, यानी कि अगर हिंदुस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें, मैं 70 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मान रहा हूं कि $1 जो है वो 70 रुपए का है, तो करीबन 8.5 लाख, सॉरी 8.5 लाख, 8.6 कर देता हूं, 8.5 है तो 8.6 लाख। अगर एक आदमी की तनख्वाह पूरे साल में 8.6 लाख है एक देश में, तो हम कहेंगे कि ये देश समृद्ध देश है, ये देश रिच देश है, अमीर देश है। लेकिन यदि यही प्रति व्यक्ति आए $1005 में इसको 70 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 70,000 रुपए करीब। मैं इसको 70,000 कर देता हूँ राउंड फिगर में। अगर किसी देश के एक आदमी की, पूरे देश के हर एक आदमी की आय 70,000 रुपए है, तो हम मानेंगे ये देश जो है ये निम्न आय वाला देश है, पुअर कंट्री है, रिच नहीं है, अमीर नहीं है, गरीब देश है। हिंदुस्तान जो है इनके बीच में आता है। हिंदुस्तान की जो प्रति व्यक्ति आय है, मैं 2010 का आंकड़ा बता रहा हूँ, आज आंकड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा कि एक जो पुराना संस्करण है इस किताब का, उसमें अलग आंकड़े दिए हैं, 2003-4 के भी आंकड़े दिए। तो अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे तो $1340 ये प्रति व्यक्ति आय है हर एक आदमी। अगर पूरे देश की आय निकाल के हमारे जनसंख्या को डिवाइड कर दिया जाए तो $1340, यानी कि 93,520, 93,000 मान लीजिए, 94,000 मान लीजिए, 94,000 8.6 लाख पर एनम पर साल, 17,000 एक आदमी एक साल में कमा रहा है, इसके बीच में आते हैं, तो हम कहीं बीच में, लेकिन हम यहाँ विकासशील या फिर कहीं थोड़ा सा उस मुहाने पे हैं कि हम विकसित, ये पुअर देश उनके करीब आ रहे हैं। लेकिन अगर आप 2018-19 का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो हम काफी आगे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, इस एग्जाम्पल को हम आगे भी देखेंगे। एग्जाम्पल ये है कि जो औसत आय मैंने अपनी बात की, क्या औसत आय तुलना एक ठीक चीज है या इसमें ये कुछ असमानताएं छुपा देती है? ये असमानता किस तरीके से छुपाती है इसको देखिएगा। एक देश एक है जिसमें 5 लोग, एक देश क है 5 लोग हैं, देश ख है जिसमें 5 लोग हैं। अगर आप इनकी आय को मिला दें, इन सब की आय को मिला दें, तो अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इनकी आय को मैं मिला नहीं रहा हूं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं इसको मानता हूं 50,000, एक एग्जांपल। इनको जोड़ेंगे 48,000 एक आदमी की इनकम है, 500 500 500 500 बाकी 4 लोगों की इनकम है, ये भी 50,000 आ गया। तो 50,000 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 50,000 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों ही समय आपको लगेगा 12,500 इनकी में, 12,500 इनकम क देश की है, 12,500 इनकम ख देश की। वाह क्या बात है, दोनों देश क और ख 12,500 हर आदमी कमाता है। यहां पर एक मसला हो गया। मसला यह है कि यहां देश क में सब अमूमन बराबर कमा रहे हैं, 10,000 के करीब है। देखिए ये 9,500, ये 10,500, ये 9,800, सब 10,000 के करीब है। तो अगर हम कहें कि औसत जो इनकी है वो 12,500 या जो भी अमाउंट आता है, ये मैं अमाउंट एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, कोई भी अमाउंट आता है वो इनके करीब है, तो हर आदमी इतना कमाता है, तो सब लोग इतना कमाते हैं, यानी इनमें डिस्पैरिटी नहीं है, कोई अमीर नहीं है, गरीब नहीं है, सब बराबर कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर एक आदमी तो 48,000 कमा रहा है, बाकी सब 500 500 500, कहाँ 48,000 कहाँ 500, ये सब गरीब है। ये 4 लोग गरीब हैं, लेकिन एक आदमी बहुत अमीर है। इसका मतलब हो क्या रहा है कि एक आदमी 4 चेयर पे लेटा हुआ है और 2 चेयर पे 4 आदमी बैठे हुए हैं। यहाँ पर चारों चेयर है, चारों ये 5 आदमी बैठे हुए हैं, सब बराबर बैठे हैं, यानी हमने कुर्सियों को बनाया, उनका उपयोग हम करते हैं। यहाँ पर हमने कुर्सियों को बनाया लेकिन उपयोग कोई और करता है। इसीलिए औसत आय एक तुलना की जा सकती है, बहुत अच्छा एक तरीका, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स में आता है, या ये कहें कि एवरेज, ये स्टैटिस्टिक का एक मानक है। बहुत सारे नंबर को एक साथ जोड़ के डिवाइड कर दिया जाता है, कितने नंबर है, तो ये आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाता है। लेकिन जहां आप असमानता की बात करते हैं, यह असमानता को छुपा देता है, क्योंकि यह बहुत असमानता है। देखिए कि देश में असमानता ही असमानता है, कहाँ 48,000 कहाँ 500, इसको इसने छुपा दिया, लेकिन दोनों बराबर लगने लगे। तो ये इसमें समझना जरूरी है आपको। तो ये हमने प्रथम भाग देखा इस डिस्कशन का। एक और भाग है, थोड़ा उसको छोटा रखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।